हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनिभा स्टडी पॉइंट में। तो शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो बनाया था, हमने कहा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ और फंडामेंटल राइट्स का वीडियो लेकर आएंगे। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का वीडियो है, जिसको नीति निर्देश भी कहते हैं, जो कि हमारे देश में लागू किए गए हैं और ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो वहाँ पर भी कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो आपके लिए, आप दोनों पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलें। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है क्या? देखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, ये कुछ नियम बनाए गए हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में लिखे गए हैं। ठीक है, और इसमें आर्टिकल कौन से आते हैं? 36 से 51 आर्टिकल्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और ये वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट रखते हैं, मतलब स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री है पूरे। ठीक है, तो उसका भला हो उसके लिए कुछ इन्होंने कंसेप्ट रख रखे हैं। ये फंडामेंटल हैं इन गवर्नेंस, देश को कैसे चलाना है, देश में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें ये फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। दे आर नॉन जस्टिफिएबल, और इसका मतलब होता है कि इनको कोई लीगल प्रोसेस या कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस इनको नहीं मना कर सकती। दे अप्लाई टू बोथ, ये स्टेट गवर्नमेंट में भी अप्लाई हो जाते हैं और यूनियन गवर्नमेंट में भी अप्लाई होते हैं। और जो भी अथॉरिटी स्टेट के अंडर आ रही है उनको इसे मानना पड़ता है और अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, आगे है, देखिए ये बेसिस क्या है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं: सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है उसमें आर्टिकल 38 से लेकर 47 तक आते हैं और बीच में कुछ डिविजन्स भी हैं। और गांधीयन प्रिंसिपल में 40 से लेके 48 तक, और देखिए यहाँ पे 43, 43B, 46, 47 है। ठीक है, और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में आर्टिकल 44, 45, 48A, 49, 50 और 51। तो इनके बारे में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन भी अभी आपको देंगे। ये जस्ट आपको एक लेआउट कहते हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो 3 पार्ट में क्लासीफाई किए जाते हैं: सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ठीक है, अब पहला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। तो ये जो प्रिंसिपल है ये सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है, सामाजिकता। देखिए इसमें आर्टिकल 38 है, ये कहता है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल by securing a social order permitted by justice, social, economic and political, and to minimize inequality in income, status, facility and opportunity। इसका मतलब है कि अगर आपको लोगों के लिए अच्छा करना है तो आप एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करिए, जिसमें आप लोगों के प्रति सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और जैसे लोकतांत्रिक तौर पर भी उनके साथ न्याय करिए। और जो इनइक्वालिटी लोगों के बीच में है, जैसे इनकम को लेकर ऊंच नीच का देखने को मिलती है, स्टेटस को लेकर और अवसरों को लेकर जो इनइक्वालिटीज़ होती है वो ना हो, उसको मेंटेन करिए और उसको लेकर जस्टिस दीजिए अगर किसी की कोई अधिकार छीना जा रहा है तो। ठीक है, अब है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 कहता है कि इसमें कुछ डिविजन्स है, जैसे कि एफ तक आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आर्टिकल 39 एफ तक डिवाइड हो रहा है। तो पहला है द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिवरहुड। सारे जो नागरिक हैं उनको जीवन जीने के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनके पास होनी चाहिए, जैसे कि हम कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, घर। तो ये सारी चीज़ें मुआयना करवाना सरकार का काम होता है। द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड। और जो भी रिसोर्सेज एक कम्युनिटी में होते हैं, जैसे कि पानी का सिस्टम है, रोड का सिस्टम है, अगर घर अलॉट हो रहे हैं, ये सैनिटेशन फैसिलिटी है, तो वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है। द प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है और उस पैसे को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, खुद ही के पास बचा कर रखते हैं, रोक के रखते हैं। तो हमें ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकना है। इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन, जो अगर आदमी काम कर रहा है औरत काम कर रहा है, दोनों को इक्वल सैलरी देनी है। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेस ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज। और क्या करना है, रोकना है कि इस चीज़, एक तो हेल्थ प्रिजर्व हो, मतलब अच्छी हेल्थ बने लोगों की। दूसरा क्या है, जो वर्कर्स हैं उनका स्ट्रेस कम करें, और जो बच्चे हैं जिनको जानबूझकर काम में लगाया जाता है या इधर उधर गलत कामों में लगाया जाता है, उससे रोकना। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थी डेवलपमेंट, बच्चों को अच्छे से बढ़ने का मौका मिले उसके लिए आप अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करिए, ताकि बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन कर रखा है 6 to 14। तो कुछ कुछ नए लेके आइए जिससे बच्चे पढ़ाई की तरफ देखें, अच्छे फ्यूचर की तरफ देखें, ना कि वो ये सोचें कि हमें कमाना है छोटी सी एज में और अपना घर चलाना है। ठीक है,
आगे आर्टिकल 41 ये क्या करता है, टू सिक्योर द राइट ऑफ वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी छाई हुई है तो वहाँ पर लोगों को काम मिले, एजुकेशन मिले, पब्लिक असिस्टेंस मतलब सरकार की हेल्प मिले, और जैसे जो बूढ़े लोग हैं या जो बीमार लोग हैं या जो डिसेबल लोग हैं उनको हेल्प मिले सरकार की तरफ से, ये आर्टिकल 41 कहता है। आर्टिकल 42 कहता है टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। जैसे कि महिलाएं होती हैं तो जब वर्किंग पोजीशन पर हैं और उनको वो प्रेगनेंसी हो गई उनको, ठीक है, तो वो मैटरनिटी रिलीफ चाहती हैं, तो वहाँ पर अगर उनको मैटरनिटी रिलीफ आप नहीं दे रहे तो दीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। और ह्यूमन कंडीशन मतलब एक इंसान के काम करने लायक, इंसान के रहने लायक कंडीशंस बना कर रखिए। ऐसा नहीं जानवरों वाली कंडीशन में आप किसी को रख रहे हैं और बस काम करवाए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, ना बोलने का आपको सलीका आता है, ना व्यवहार करने का आपको सलीका आता है, कोई कंट्रोल कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में ये कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं। अब आता है गांधीयन प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल गांधीयन आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें आर्टिकल 40 आता है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो गांधी जी का कहना था कि विलेज पंचायत होनी चाहिए ताकि जो सब लोगों की खुद की एक सरकार हो और जो मसले हों वो गाँव में ही सुलझ जाए, ठीक है, छोटे लेवल पर सुलझ जाए, उनको बड़े लेवल तक आने का या लोगों को धक्के खाने की जरूरत ना पड़े। आर्टिकल 43 कहता है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री एज एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। जो गांव वाले इलाके हैं वहाँ पर छोटी छोटी फैक्ट्रीज होनी चाहिए जिसको कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, और लोग खुद का काम करने में ज़्यादा विश्वास रखें और एक दूसरे के साथ मिलकर छोटे छोटे बिजनेस वो चला सकते हैं। आर्टिकल 43 ये हो गया। आर्टिकल 46 है टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST। एज वी नो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले जो लोग हैं उनको एजुकेशन का या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इतना चांस नहीं मिला शुरुआत के टाइम पर, ठीक है, अभी तो सरकार ने रिजर्वेशन कर रखा है। तो आर्टिकल 46 कह रहा है कि उनको एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको चांसेस दिए जाए, और जो भी वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, और उनके साथ जो भी सामाजिक तौर पर अन्याय हो रहा है या उनका शोषण हो रहा है उसको रोका जाए, ठीक है। आर्टिकल 47 कहता है टू प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स विच आर इंजीरियस। और ऐसी चीज़ों पर आप रोक लगाइए जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है, लाइक जैसे शराब पीते हैं लोग, ड्रग्स ले रहे हैं, तो इसको बैन कर देना चाहिए, ये मतलब इसको रोक देना चाहिए, पूरा रोकथाम होना चाहिए इस पर। ये ओपनली बिकने ही नहीं चाहिए, ना ही कोई खरीदे, और अगर कोई खरीद रहा है तो उसके लिए एक प्रॉपर पनिशमेंट तो होनी चाहिए कि अगर उनको क्यों खरीदना भाई, ये जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, आप उसे क्यों खरीद रहे हैं। और इससे बहुत घर भी तबाह हो जाते हैं, और आजकल के टीनेज में जो बच्चे इनका कंजप्शन करते हैं उनका जो यंग एज में जो उनका करियर होता है वो भी डाउनफॉल में चला जाता है। आर्टिकल 48 टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड मॉडर्न साइंटिफिक लाइफ। तो इनका मानना है कि जो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी वाला इलाका है या एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन वाला इलाका है उसमें आप मॉडर्न और साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल करिए, नए नए मॉडर्न तरीके इस्तेमाल करिए ताकि ग्रोथ हो, और एक जो किसान की लाइफ है या एनिमल हस्बेंड्री जो लोग कर रहे हैं उनकी लाइफ भी स्टैंडर्ड हो और उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, उनको ऐसे पिछड़ापन महसूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, ये जो तीसरा प्रिंसिपल है। आगे है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। आर्टिकल 44 इसमें आता है पहले, टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। आर्टिकल 45 कहता है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट एज ऑफ 6 ईयर। जब तक बच्चा 6 साल की एज कंप्लीट नहीं कर लेता तो उसको अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन दी जानी चाहिए। ये उन बच्चों के लिए है जिनके बहुत वीकर सेक्शन से आ रहे हैं, पैसों की बहुत कमी है, पेरेंट्स नहीं है इतने एबल कि वो सपोर्ट कर सके, बहुत गरीबी उसमें है, तो वहाँ पर ये चीज़ें कही गई हैं। जो पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं वो अपने बच्चों को अच्छी प्रिविलेज अच्छी कंडीशन में रखते हैं, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन उन बच्चों को दी जाए जब तक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता। आर्टिकल 49 कहते हैं टू प्रोटेक्ट ऑल द मोनूमेंट ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। जितने भी राष्ट्रीय लेवल पर मोनूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको बनाए रखना, उनकी गरिमा को बनाए रखना, ये आर्टिकल 49 कहता है। आर्टिकल 50 कहता है सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट। तो पब्लिक सर्विस में जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया जाए, मतलब कोर्ट वगैरह को अलग कर दिया जाए, कोर्ट जो है वो सेपरेट होने चाहिए, उनका डिसीजन इन्फ्लुएंस ना करें। आर्टिकल 51 कहता है प्रमोट इंटरनेशनल पीस, से इंटरनेशनल लेवल पर पीस शांति बनाए रखने का, सिक्योरिटी बनाए रखने का, और एक देश के दूसरे देश के साथ एक रिस्पेक्ट वाला रिलेशन बनाए रखने का पूरा प्रयास किया जाए। जो इंटरनेशनल लॉज हैं, ट्रीटीज़ हैं, उसके प्रति आपको रिस्पेक्ट बना के रखनी है, और इंटरनेशनल अगर आपके झगड़े वगैरह चल रहे हैं तो उसको सेटल कर लेना ही हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो इसमें है। और देखिए कुछ नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आए हैं, जैसे
जैसे आर्टिकल 39A, तो ये कह रहा है फ्री लीगल एड टू द पुअर, जैसे कि जो गरीब लोग हैं वो वकील हायर नहीं कर पाते हैं अगर उनको केस करना होता है, और कई बार वो स्ट्रॉन्ग वकील की वजह से केस हार जाते हैं और उनको एक बेकार जिंदगी जीनी पड़ती है, तो फ्री लीगल एड उनको लीगल हेल्प दी जाए, ठीक है। आर्टिकल 39F कहता है सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थी डेवलपमेंट, ऐसे अवसरों को पैदा किया जाए और इनको सिक्योर किया जाए ताकि बच्चे की डेवलपमेंट हेल्थी तरीके से हो सके। आर्टिकल 43 ये कहता है टू टेक स्टेप टू एक्वायर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जो वर्कर्स हैं उनका भी पार्टिसिपेशन हो कि वो इंडस्ट्रीज को अपने लेवल पर मैनेज कर सकें, ठीक है। आर्टिकल 43 भी कहता है टू प्रमोट प्रोफेशनली रन ऑन ऑपरेटिव सोसाइटीज एडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, तो जो ऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसको प्रोफेशनली रन किया जाए। आर्टिकल 48 कहता है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट एंड टू सेव, जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और सेफ गार्ड किया जाए। आर्टिकल 38 कहता है एडेड वन मोर, मतलब इसमें एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड हुआ है विच रिक्वायर स्टेट टू मिनिमाइज, इसमें क्या कहता है ये जो कंट्री है उसको जो इनइक्वालिटी चल रही है ना इनकम स्टेटस को लेकर, फैसिलिटीज को लेकर, उसको मिनिमाइज करना चाहिए, ठीक है। तो एक इक्वल कंडीशंस बना के रखनी चाहिए, ये नीति निर्देश दिए गए हैं जो कि एक अच्छी सरकार को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया हो और आपका दिन अच्छा हो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। कोई कंप्लेन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।